नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। 2019 के महाभारत में आपका स्वागत है। बुलेटिन में बात करेंगे मोदी के गढ़ में राहुल नीति की। बताएंगे क्या है लोकसभा चुनाव के कांग्रेस का प्लान और एक रिपोर्ट दिखाएंगे राजसमंद सीट के बारे में। किसका होगा राजसमंद? रहेगी प्रदेश की सभी खबरों पर नजर। 2019 में सत्ता किसके हाथ रहेगी? महासमर के ऐलान के बाद आज कांग्रेस ने मोदी के गढ़ अहमदाबाद में अपनी चुनावी रणनीति तय की। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और प्रियंका की मौजूदगी में सीडब्ल्यूसी ने नफरत की राजनीति के खिलाफ गांधी के सत्य और अहिंसा की नीति से चुनाव लड़ने का देश को संदेश दिया। मोदी के गढ़ में राहुल नीति। 58 साल बाद अहमदाबाद में सीडब्ल्यूसी का मंथन। गांधी और पटेल की धरती से कांग्रेस संदेश। आपका वोट एक हथियार है। बापू की धरती से कांग्रेस ने यूं किया 2019 के महासमर का आगाज। 58 साल बाद अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले कांग्रेस ने बापू को नमन किया। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू की थी और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस ने देश को गांधी का संदेश दिया। महात्मा गांधी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का हर क्षण इस देश को बनाने में लगा दिया। 2019 की जंग का ऐलान करने के लिए कांग्रेस ने पीएम मोदी और शाह के गढ़ को चुना तो 2017 दिसंबर में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में कठिन चुनौती पेश करने वाली कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र में वापसी के लिए फिर वही आक्रामक तेवर दिखाए। जहां भी आप देखें हिंदुस्तान की संस्थाओं पर, इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण चालू है। लोगों को बांटा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है और जो सच्चे मुद्दे हैं उनकी बात सरकार नहीं करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का यह गृह राज्य है और कोशिश यह है कि यहां से संदेश दिया जाए कि कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, हालांकि सरकार नहीं बन पाई थी। कांग्रेस की कमान संभालने के बाद जिस गुजरात ने पहली बार राहुल गांधी को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित किया, उसी गुजरात में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में एक बार फिर रण का ऐलान हुआ। आपकी जागरूकता एक हथियार है। आपका वोट एक हथियार है। ये एक ऐसा हथियार है जो आपको मजबूत बनाएगा। आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि यह चुनाव क्या है, इसमें आप क्या चुनने जा रहे हैं। आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं। जनवरी में कांग्रेस महासचिव का पद संभालने वाली प्रियंका गांधी की ये पहली सीडब्ल्यूसी की बैठक थी। सीडब्ल्यूसी की बैठक से पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़ में कांग्रेस ने अपना चुनावी बिगुल फूंका। अहमदाबाद में बीजेपी को कांग्रेस ने चुनौती पेश करने का संदेश दिया। वहीं देश भर में नफरत के सिद्धांत के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोला। सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम पीड़ित बनते हैं जबकि देश उनसे पीड़ित है। वहीं सीडब्ल्यूसी में यूपीए सरकार की उपलब्धि जनता तक पहुंचाने का संदेश दिया गया तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पूरे देश में महागठबंधन पर मुहर भी लगाई। चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस की ये आधिकारिक अहम बैठक थी जिसमें कांग्रेस ने अपनी विरासत बचाने के साथ ही बीजेपी से देश की सत्ता छीनने के संकेत भी दिए। तो दो संदेश है, एक तो गांधी और पटेल की लिगेसी को रिक्लेम करना चाहती है कांग्रेस और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के गृह राज्य में आकर के उनको सीधे चुनौती देने का संदेश भी है। ये कैमरामैन पंकज तोमर के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, अहमदाबाद। सीडब्ल्यूसी में देश में फैले भय और डर के माहौल के खिलाफ
देश को एकजुट रखने का ऐलान हुआ। बैठक में मौजूद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी सरकार के कामकाज के आधार पर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। अहमदाबाद में कांग्रेस की रणनीति, भय और आतंक के खिलाफ हल्ला बोल, बीजेपी को कांग्रेस की कड़ी चुनौती। भय का, आतंक का माहौल बनेगा और विश्वास का माहौल बनेगा। जो भय और आतंक भाजपा की सरकार ने कायम किया पूरे देश भर में। चुनाव के ऐलान के 2 दिन बाद कांग्रेस ने गांधी की धरती से महासमर के लिए अपनी रणनीति साफ की। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी देश भर में फैले भय और आतंक के खिलाफ जनता के साथ खड़ी है और हर हाल में जनता के हितों की रक्षा करेगी। धरती पर वर्किंग कमेटी होना महत्व रखता है, क्योंकि जिस प्रकार देश के हालात बन गए हैं मोदी जी के राज के अंदर, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भय का, आतंक का माहौल बनेगा और विश्वास का माहौल बनेगा। और ये धरती वो है जहाँ अहिंसा का मैसेज हुआ है पूरी दुनिया को। अहमदाबाद पहुंचे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने साफ किया कि राहुल गांधी की राजनीति हमेशा ही शांति और सद्भाव की रही है और राहुल के इसी संदेश के आधार पर पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। माननीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो चाहते हैं कि हमारा किसी से अदावत नहीं है, कोई पार्टी से ना किसी से कोई हमारी दुश्मनी है। संघर्ष है प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम का, देश के लिए कौन क्या करना चाहता है, उसके आधार पर राजनीति होनी चाहिए, उसके आधार पर कैंपेन होना चाहिए। कांग्रेस का संकेत साफ है कि 5 साल की नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी राष्ट्रवाद और भावनात्मक मुद्दे को उछालकर लोगों को भरमाना चाहती है। कि आप ध्यान डाइवर्ट करो, भावनात्मक मुद्दे लो, राष्ट्रवाद की बात करो। कोई राष्ट्रवादी, सभी राष्ट्रवादी है देश के अंदर, पर जो इस प्रकार की राजनीति धर्म के नाम पर कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे कर रहे हैं, उससे कोई लोकतंत्र में जो एक संदेश जाना चाहिए कि आप चाहते क्या हो, उसकी बजाय आप ध्यान डाइवर्ट करके भावात्मक मुद्दे लेके चुनाव जीतना चाहते हैं, तो देश की जनता समझ चुकी है आपकी चालों को। अभी जो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जो भय और आतंक भाजपा की सरकार ने कायम किया पूरे देश भर में, उससे लोग अब संभल गए हैं और मुझे लगता है कि जो मूलभूत मुद्दे हैं किसानों के, नौजवानों के, महंगाई के, बेरोजगारी के, उन मुद्दों पर जनता सरकार से जवाब मांगेगी। जिस तरह 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीती है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर, वो आने वाले समय का संकेत है और मुझे पूरा विश्वास है कि यूपीए हमारे तमाम साथीगण एक पूर्ण बहुमत की सरकार देश में कायम करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट का आरोप है कि बीजेपी सेना को राजनीति में घसीटकर वोट लेने की चाहत रखती है, जबकि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कुर्बानी दी है। कोई पॉलिटिक्स नहीं करती, हमारी पार्टी देश की एकता अखंडता के लिए मजबूत है। पिछले 70 सालों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शहादत दी है, बलिदान दिया है, हमारे 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या की है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ना कांग्रेस ने कभी किसी से सीखा नहीं है। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। आज पेट्रोल तेल के क्या दाम हैं, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, आत्महत्या किसान कर रहे हैं और पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं। देश की सेना हम सबकी सेना है, पूरे मुल्क की सेना है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के भाषण देने से जनता का ध्यान भटकने वाला है। मतलब साफ है कि कांग्रेस के लिए ये वापसी का अंतिम बड़ा मौका है और इसके लिए कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखती। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक से बदले माहौल में जिस तरह से बीजेपी आक्रामक हो रही है, उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी वही तेवर अपनाने की नीति पर मुहर लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में आक्रामक चुनाव अभियान चलाएगी। जयपुर में हुए कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति की बैठक में प्रचार को लेकर मंथन हुआ। कांग्रेस करेगी आक्रामक चुनाव प्रचार, केंद्र की विफलताओं को बनाएगी मुद्दा,
400 आम सभाओं से बीजेपी पर साधेगी निशाना। कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति की पहली बैठक में चुनाव अभियान को लेकर मंथन किया गया। इस मंथन में आक्रामक चुनाव प्रचार की नीति अपनाने का फैसला किया गया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनाव प्रचार की रणनीति पर एक नजर डालते हैं। कांग्रेस के प्रचार की रणनीति। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस करेगी 400 आम सभाएं। कांग्रेस ने तैयार की चुनाव अभियान की आक्रामक रणनीति। 7 संभागों में राहुल गांधी की सभाएं होंगी। पहले फेज में 7 संभागों में छात्रों, युवाओं और किसानों के सम्मेलन होंगे। हर लोकसभा क्षेत्र के लिए 5-5 नेताओं का समूह बनाकर जिम्मेदारी दी जाएगी। 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए पार्टी के 5-5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए वरिष्ठ नेताओं के ग्रुप बना के हर लोकसभा क्षेत्र के बूथ के कार्यकर्ताओं का 5 दिन के अंदर पूरे राजस्थान में हम कार्यक्रम आयोजित करेंगे और उसके बाद चुनाव प्रचार का जो आगाज होगा, राजस्थान में राहुल गांधी जी को हमने अनुरोध किया है कि वो 7 संभागों में आम सभाओं को संबोधित करें। महिलाओं के दृष्टिकोण में कांग्रेस पार्टी का विचार हमेशा साफ है। हमारी नेता सोनिया गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी अपनी मंशा स्पष्ट कर चुके हैं और लोकसभा में इस बार पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी 33% का जो हमारी मांग थी उसको नहीं किया गया और बातों पे मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का ध्यान भटकाया। चुनाव प्रचार में कांग्रेस केंद्र और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाएगी। चुनाव प्रचार सामग्री में केंद्र की विफलताओं वाले बैनर, पोस्टर तैयार होंगे। ऑडियो विजुअल प्रचार सामग्री में तीखे नारों के जरिए भाजपा पर निशाना साधा जाएगा। चुनाव अभियान समिति की बैठक में नेताओं ने प्रधानमंत्री पर राफेल, बेरोजगारी और पिछले चुनाव में किए गए अधूरे वादों को लेकर आक्रामक रुख अपनाने का सुझाव दिया है। इन सुझावों को बुधवार को समिति में पेश किया जाएगा। समन्वय समिति चुनाव अभियान के ब्लूप्रिंट पर मुहर लगाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। अब की बार क्या शौर से होगी सियासी नैया पार? सवाल इसलिए क्योंकि अब सेना के बलिदान पर भी सियासत हो रहा है, वो भी तब जब चुनाव आयोग ने पहले ही सियासी पार्टियों को इससे किसी भी तरह का सियासी फायदा नहीं लेने की बात कही है। सेना के साहस की सराहना कीजिए, उनके बलिदान को नमन कीजिए, मगर सियासत मत कीजिए। चुनाव आयोग के साफ साफ सभी सियासी दलों को निर्देश हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है जरा वो भी देख लीजिए। बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा के इस पोस्टर को देख लीजिए। सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं, लेकिन इसके जरिए सियासत से भी नहीं कतरा रहे। ये राजनीति नहीं कर रहा हूँ मैं, फौजियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने पोस्टर लगाए कि हमारा फौजी दूसरे से सीमा पर रहकर और गोली का सामना करता है तो हम उनको एक मान सम्मान देने के लिए पोस्टर क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं? किसने लगाया? एक सांसद उनका सम्मान कर रहा है, क्यों नहीं लगाएंगे? नहीं, ये कोई राजनीतिकरण नहीं है, ये फौजियों का सम्मान की बात है, ये राजनीतिकरण नहीं है। सियासी पंडितों की माने तो इस बार रामचरण बोहरा की डगर आसान नहीं है। ऐसे में एयर स्ट्राइक वाले सीजन में सैनिकों के साहस का प्रदर्शन कर उसका राजनीतिक फायदा तलाश रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने बोहरा के इस कदम की आलोचना जरूर की है। सैनिकों का तस्वीर और ये हम प्रचार में नहीं लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही पालन करती है आचार संहिता। वहीं कांग्रेस को बोहरा ने बैठे बिठाए हाथ में गरम मुद्दा थमा दिया है, क्योंकि बीजेपी शहीदों पर सियासत न करने का सबक दे रही है। लेकिन अब बीजेपी के सांसद ही शहीदों के नाम पर सियासत कर रहे हैं। स्ट्राइक में लड़ने के लिए ना तो एमपी रामचरण बोहरा गए थे, ना प्रधानमंत्री जी गए थे, जाएगी सेना ही, ना हम गए थे। आप अपनी उपलब्धियां बताइए। इस देश में अब लोकसभा के चुनाव होंगे तो लोग सवाल करेंगे प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से कि आपने जो चुनाव के वक्त वादे किए थे, गंगा सफाई का आपने वादा किया था, राम मंदिर बनाने का आपने वादा किया था, धारा 370 हटाने का, ना धारा 370 हटी, ना राम मंदिर बना, ना गंगा की सफाई हुई, ना महंगाई रुकी, ना पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ और बल्कि महंगा हो गया। हालात बहुत खराब है। इधर पोस्टरों में सैनिकों की तस्वीरों को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है।
संबंध में चुनाव आयोग ने, हमने भी इसमें निर्देश जो इन्होंने जारी किए हैं कि इसका किसी भी प्रकार से जो इस्तेमाल नहीं किया जाए, और इस तरह की जो भी हमारे पास जानकारी आएगी, जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं, उसके हिसाब से हम इसके अंदर कार्रवाई करेंगे। तो क्या आप हटवाने की कवायद करेंगे इसमें? हाँ बिल्कुल, जैसा भी आपने जानकारी में लाए हैं कि इस तरह के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, तो अभी जो है मैं जिला कलेक्टर जयपुर को कहूंगा इसके अंदर जो है तुरंत कार्रवाई शुरू करें। सैनिकों की तस्वीरें गली चौराहों पर लगाकर रामचरण बोरा चौबेजी से छब्बेजी बनने चले थे, मगर दुबेजी बनकर रह गए हैं। उनके इस कदम की चौतरफा आलोचना हो रही है और पार्टी में उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिल रही है और न ही जनता का कहीं समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। जाहिर है बोरा के टिकट पर संकट बरकरार है और पार्टी में वो अलग थलग पड़ गए हैं। कैमरा पर्सन विक्की जायसवाल के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। वडोदरा के महासंग्राम में कांग्रेस प्रचार सामग्री के जरिए केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला करते हुए बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी महासमर के लिए कांग्रेस की कमेटियों ने काम करना शुरू कर दिया है। इसमें पार्टी की प्रचार प्रकाशन कमेटी और चुनाव प्रबंधन कमेटी की पहली बैठक हुई। कमेटी के अध्यक्ष महेश जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी सदस्यों ने चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा की, जिसमें मोदी सरकार को चुनाव सामग्री के जरिए घेरने का फैसला लिया गया। 3 तरीके से हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ। कांग्रेस हमेशा सकारात्मक तरीकों पर विश्वास करती रही है। कांग्रेस सकारात्मक प्रचार करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ और नकारात्मक उनका जो प्रचार है, उसका जवाब कांग्रेस को अपने सकारात्मक तरीके से किस प्रकार देना है, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। चुनावी संग्राम में कांग्रेस केंद्र सरकार की विफलताओं को प्रचार सामग्री में शामिल कर हमलावर रुख अपनाएगी, जिसमें कांग्रेस नोटबंदी, जीएसटी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जनता से किए गए अधूरे वादे समेत कई मुद्दों को प्रचार सामग्री में शामिल करेगी। पिछले 5 वर्षों में एनडीए के द्वारा, मोदी जी द्वारा, बीजेपी की सरकार द्वारा जनता को परेशान किया गया, नाजायज महंगाई का भार डाला गया। मैं समझती हूँ हम महिलाओं के मुद्दे के ऊपर इसको ज़्यादा लेके जाना चाहेंगे कि गैस सिलेंडर का भाव और हर तरह से जो महंगाई का है, उन सब चीज़ों को हम पब्लिसिटी के अंदर डालेंगे, जिससे जनता रूबरू रहे उन बातों से, जनता उन चीज़ों को समझे कि किस तरह से 5 साल में हम लोग प्रताड़ित रहे, किस तरह से हमारी भावनाओं को अनदेखी करके हम पे नाजायज वजन डाला गया महंगाई का। इन सब मुद्दों को हम पब्लिसिटी के अंदर डालेंगे। हालांकि देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में शामिल नहीं करने का फैसला लिया है। प्रदेश कांग्रेस ने पहली बार चुनाव प्रबंधन कमेटी बनाई है। इस कमेटी की अगली बैठक 13 मार्च को होगी और प्रभारी अविनाश पांडे कमेटी की बैठक लेंगे। इस तरह मिशन 25 को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनसे चुनाव को लेकर सुझाव मांगे। इस दौरान प्रमुख पार्टियों के प्रतिनिधियों ने राज्य निर्वाचन आयोग को क्या-क्या सुझाव दिए, देखिए रिपोर्ट। अपना चुनाव जो है चौथे और 5वें चरण में होगा। चौथे चरण में 13 संसदीय क्षेत्रों के चुनाव होंगे और 5वें चरण में 12 संसदीय क्षेत्रों के चुनाव होंगे। फेज 4 स्टार्टिंग 29 अप्रैल। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है। इसी के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधियों के साथ सचिवालय में अहम बैठक की, जिसमें निर्वाचन विभाग ने प्रतिनिधियों से आचार संहिता का पालन को सुनिश्चित करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सहयोग करने को लेकर चर्चा की। साथ ही प्रतिनिधियों से सुझाव भी मांगे, जिसके बाद राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधियों ने निर्वाचन विभाग को कई सुझाव दिए, जिसमें प्रतिनिधियों ने मतदान का समय 2 घंटा बढ़ाए जाने की मांग की, होर्डिंग्स लगाने के लिए मुफ्त जगह मुहैया कराए जाए, प्रचार सामग्री को ले जाने के लिए वाहनों की संख्या बढ़ाने की अनुमति देने की मांग, प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से ज्यादा की जाए,
सभा स्थल, होर्डिंग्स जैसे काम का परमिशन एक जगह पर हो, प्रत्याशियों के चुनाव का खर्च स्टेट फंडिंग से की जाए। निःशुल्क होर्डिंग प्लेस उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि जो कॉमर्शियल होर्डिंग्स लगते हैं विज्ञापनों के वो बहुत महंगे होते हैं। आम कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ सके, कम खर्चे में चुनाव लड़ सके, इसलिए हर लोकसभा क्षेत्र में, कस्बों में, गाँव में एक निश्चित स्थान उपलब्ध कराया जाए जो निःशुल्क हो और एक स्टैंडर्ड साइज का बोर्ड लगा सके। इस तरह से और ये हमने कहा है कि चुनाव का खर्च स्टेट फंडिंग से होना चाहिए, जिससे अच्छे लोग राजनीति में आगे आ सकें, प्रोफेशनल लोग, सोशल वर्कर्स, पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और जो समाज सेवी लोग हैं वो आकर के अपना काम अच्छा कर सकें। ये सुझाव दिया है, एक तो ट्रांसपोर्ट की जो समस्या हमेशा आती है प्रचार सामग्री भेजने के लिए, उसमें 8 वाहन इन्होंने ये उपलब्ध कराते हैं जो कम है, तो हमने इनसे कहा या तो वाहनों की संख्या बढ़ाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जब हम ऑफिशियली माल भेजते हैं प्रचार सामग्री का, उसको जब्त नहीं किया जाए, तो इस पे उन्होंने विचार का आश्वासन दिया है। इसके अलावा हमारी मांग ये रही है कि चुनाव का समय बढ़ाया जाए, क्योंकि वीवीपैट मशीन में टाइम ज़्यादा लगता है, उस पर भी उन्होंने पॉजिटिव आश्वासन दिया है। जहाँ 1400 से ज़्यादा मतदाता हैं वहाँ एक बूथ बढ़ाने की भी बात हुई है। इसके अलावा जो होर्डिंग्स हैं, सभा स्थल हैं, उनकी परमिशन एक ही जगह पे मिले, इसकी व्यवस्था करने के लिए हमने मांग की है, क्योंकि पिछली बार भी विधानसभा चुनाव के दौरान ये बात आई थी। तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए तमाम सुझाव को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग भेजने की बात कही। हालांकि उन्होंने प्रत्याशियों के चुनाव की खर्च की सीमा बढ़ाने और मुफ्त होर्डिंग्स लगाने जैसे सुझाव पर असहमति भी जाहिर की। पार्टीज की तरफ से हमारे पास उनकी तरफ से कुछ सुझाव आए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि ये कोशिश की जाए कि चुनाव को जो है स्टेट फंडिंग हो, तो उन्हें बताया गया कि इस बारे में आपका सुझाव चुनाव आयोग को प्रेषित कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो चुनाव की जो खर्चे की जो सीमा है, अभी लोकसभा चुनाव के लिए 70 लाख है, इसको भी बढ़ाया जाए। तो अभी तो उनके द्वारा हमने यही उन्हें कहा है कि अभी चूंकि जो भी चुनाव होते हैं उसमें जो खर्चे की सीमा है उस तक बहुत कम प्रत्याशी जो है पहुंचते हैं, उससे कम ही खर्चा रहता है। फिर भी जो है जो उन्होंने कहा है उसको हम आयोग को भेजेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी होर्डिंग्स वगैरह लगते हैं उसकी जगह उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए, क्योंकि ये काम नगर निगम करता है, उन्हें बता दिया गया है, क्योंकि वो भी इसको टेंडर के माध्यम से खरीदते हैं और अपने हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं। तो फिलहाल तो जो है वो नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि उन्होंने सुझाव दिया है उसको हम आयोग को प्रेषित करेंगे। राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के तमाम सुझावों को निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा, जिसके बाद उन सुझावों पर आयोग विचार करेगी। प्रेम मीणा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इधर लोकसभा चुनाव को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच भरतपुर के गोलबाग रोड पर मौजूद श्री रघुनाथ जी मंदिर में पर्यटन एवं देवस्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने ये साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर वो पूजा अर्चना नहीं कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने जनता से सोच समझकर वोट करने की अपील की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। लेके आई हैं और ये सबसे ज़्यादा मेडल लिए हैं इन्होंने बॉक्सिंग में, और मैं इनको और इनके पति जो बगल में खड़े हैं और परिवार को सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो आज पूजा अर्चना भी की है, पूजा अर्चना भी करी रघुनाथ जी के मंदिर में। ये बुलावा जब आता है ऐसे ही आता है, कई बार आता है, मैं तो हर साल आता हूँ। मैं लोकसभा चुनाव को एक पहली बात तो रिलीजन से बिलीव नहीं करता, मंदिर इसलिए नहीं आया कि लोकसभा चुनाव में जीत हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी को कि सोच समझकर अपना वोट दें, क्योंकि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिवाय झूठ बोलने का दूसरा काम नहीं। युवाओं को धोखा दिया कि हम आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे, एक को भी मौली हो तो आप बताएं, 5 साल पूरे हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।